देश भर में कोरोना फिर से एक बार कहर बरपा रहा है और कोरोना की जो इस बेलगाम रफ्तार है उसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है। बावजूद जो लापरवाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और जिस कदर अभी देख सकते हैं आपकी लगातार अभी बाजारों में या फिर दुकानों में छापेमारी चल रही है, मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। तो न्यूज़ 18 का भी लगातार प्रयास है कि हेलो डॉक्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और लोग जो है सीधे सवाल पूछ सकें। तो जिसको लेकर न्यूज़ 18 की तरफ से लगातार ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, बिहार के मशहूर डॉक्टर, वो हमारे पैनल में होते हैं और निश्चित रूप से ये अभियान चलाने का उद्देश्य यही है कि तीसरी लहर की जो मार है उसमें कमी आ सके। और अभी फिलहाल जो 72 घंटे से जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं सुकून दे रहे हैं। अगर आंकड़े की बात करेंगे तो तकरीबन 7,000 के आसपास रोजाना आंकड़े मिल रहे थे, लेकिन आंकड़े कम हो रहे हैं, यानी 5400 के आसपास आंकड़े पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से राहत की बात जरूर है, लेकिन अब भी सावधानियां बरतने की जरूरत है, लापरवाही नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर विनय रंजन हैं, पीडियाट्रिक्स यानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही डॉक्टर श्वेता गुप्ता हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही डॉक्टर अमित कुमार हैं जो मशहूर फिजिशियन हैं, जनरल फिजिशियन। तो तमाम डॉक्टरों से हमारी बातचीत होगी जी। तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ रहेंगे और उनसे बातचीत होगी। हम बातचीत करेंगे, उससे पहले हम परिचय करा दिए और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी भी हैं, वो भी बातचीत करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर विनय रंजन से। सर, क्या कहेंगे, अभी तीसरी लहर का जो कहर है वो तो जारी है, हालांकि 72 घंटे से कुछ आंकड़ों में कमी आ रही है। जी, जैसा देखा जा रहा है तीसरी लहर खास करके कुछ हमारे स्टेट को छोड़ दिया जाए, कंपेयर करें दिल्ली और मुंबई में तीसरी लहर का असर ज़्यादा देखने को मिला था। इन्फेक्टिव रेट की बात करें, जहां में दिल्ली में अभी भी कल तक में 30 का इन्फेक्टिव रेट था, जबकि हमारा बिहार की बात करें तो इन्फेक्टिव रेट अभी भी कंपेयर टू बहुत ही अच्छा है, 3 के बराबर है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कुछ आने, जैसे आपने बताया कि 48 घंटों में आंकड़े कुछ सुकून देने वाले हैं। निश्चित तौर पे जैसा हम देख रहे हैं, दिल्ली का भी रेट्स इन्फेक्टिव जो 30 था घट के 27 तक पहुंचा है। बिहार में भी जो केसेस मिल रहे थे 7,000 के करीब, वो 5,000 के करीब हो गए। निश्चित तौर पे हमारे सरकार और हमारे जो फिजिशियंस, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी सहयोग से ये इन पे काबू पाना हमारा निश्चित तौर पे आगे अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर विनय, जिस तरह से अभी 7,000 तक आंकड़े पहुंच रहे थे, हालांकि ओमिक्रॉन कितना है, डेल्टा कितना है, डेल्टा प्लस कितना है, ये फिलहाल काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था अभी पर्याप्त नहीं है। 96 सैंपल्स हैं और फिलहाल जो जानकारियां मिल रही है कि अगले 24 घंटे में जो 96 सैंपल्स हैं उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, तो क्लियर हो जाएगा कि फिर से डेल्टा के अलावा जो ओमिक्रॉन के मरीज हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ी है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अभी जिस तरह से लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं, आप भी जब निकलते होंगे घरों से अस्पताल के लिए, तो क्या देखते हैं? अभी तक देखेंगे जितना डर होना चाहिए लोगों में, वो उस तरह का डर लोगों में अभी तक नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट को सख्ती बरतना पड़ रहा है। अगर लोग खुद जागरूक हो जाएं तो सरकार का काम बहुत ही आसान हो जाएगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए दास्ता जो टीम उन्होंने अभी बनाया है, जिससे कारण वो जा के दुकानों पे, भीड़ भाड़ वाले पे वो पकड़ रहे हैं, उनसे फाइन ले रहे हैं। फाइन लेने का मकसद है उनको जागरूक करना था कि अभी हमारे से कोरोना गया नहीं है, हमको अभी भी डरने की स्टिल ज़रूरत है। हमारे जो ओपीडीज हम लोग देख रहे हैं, खासकर बच्चों की, हम पीडियाट्रिशियन हैं तो बच्चों की बात करें अगर, तो 60 के ओपीडी में अभी भी 40 से जो 50 जो बच्चे आ रहे हैं वो सर्दी खांसी बुखार, ऑलमोस्ट फ्लू लाइक सिम्टम, जिसको हम लोग अगर जांच कराएं जिनमें से, तो उनमें से 10 में से 5 से 6 बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केसेस नहीं हो रहे हैं, केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो हमारा रिपोर्टिंग है उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। इस टाइम पे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खास जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हम लोग बिल्कुल लगता भूल ही से गए हैं। लोग हाथ धोना तो दूर, भीड़ भाड़ वाले जगह पे देखेंगे, सब्जी मार्केट्स हो, कहीं मार्केट्स हो, देखें इतनी भीड़, बिल्कुल लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। हम वही लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता, क्या लग रहा है, खासकर जो सिजेरियन हो या फिर जिस तरह से अभी सर्जरी की बात हो, महिलाओं में ऑपरेशन कराने को लेकर जो है अस्पतालों में जो भीड़ देखी जा रही थी, ओपीडी तो फिलहाल बाधित है ही हर जगह, लेकिन ओटी की क्या व्यवस्था है? फिलहाल ओटी पर कितना असर पड़ रहा है? इनफैक्ट अभी जितने भी इलेक्टिव केसेस हैं उसके लिए जो पेशेंट्स हैं
वो काफ़ी पहले से कम हुए हैं, लेकिन उनमें से जो ज़रूरी है, ख़ास करके जो प्रसूति वाली जो स्त्रियां होती हैं, यानी गर्भवती स्त्रियां जो होती हैं, उनके में तो कमी नहीं ही हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ अर्जेंट एंड उसके रिगार्डिंग तो केसेस कम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि ओपीडी में जो भीड़ भाड़ होती थी गायनिक के केसेस के, जो भी स्त्री रोग संबंधी केसेस के, तो वो काफ़ी कम हुए हैं। और हम लोग का भी ये प्रयास रहता है कि हम लोग अपने पेशेंट्स को कम से कम विजिट्स के लिए बुलाएं। इस वजह से भी ओपीडी में काफ़ी कम भीड़ रही है और इलेक्टिव केसेस भी पहले से काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है केसेस जो इधर उधर इन्फेक्शन वाली जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं। सिर्फ अस्पताल को लेकर के एक नोशन थोड़ा सा फैला रहता है या डर फैला रहता है कि कहीं हम लोग अस्पताल जाएं और हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर श्वेता काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही है। ऋतु, अभी जो वैक्सीनेशन सेंटर पर आप लगातार रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से 15 से 18 के जो किशोर हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है, साथ ही जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या फिर जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, उनमें कितनी जो है देखा जा रहा है कि जागरूकता का असर है? जी बिल्कुल। जब मैं ग्राउंड्स पे जाती हूँ तो अभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली आ रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, खास करके जिस तरीके से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई गई, तो उसके बाद लोग धीरे धीरे जागरूक हुए हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जिन तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है कि वैक्सीन जो है लेना कितना ज़रूरी है, खास करके वैक्सीनेशन के दोनों ही डोज। क्योंकि जो पहला वैक्सीनेशन का जो डोज है वैक्सीन का, वो बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने की आपकी बॉडी को तैयार करता है, और दूसरा जो वैक्सीन का डोज है वो आपको एंटीबॉडी बनाता है। तो दोनों ही डोज लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सबसे अहम बात लगी वो यही लगी। हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि लोगों तक जानकारियां सही रूप से पहुंच सके, और न्यूज़ 18 इसी को लेकर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम भी लगातार संचालित कर रहा है। डॉक्टर अमित कुमार हमारे साथ हैं, जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर अमित, क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ज़्यादातर जो मरीज हैं 99% जो लोग हैं, खासकर लोग बताया जा रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, मतलब उनमें कहीं ना कहीं लक्षण नहीं है, लेकिन जब टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। तो अभी फिलहाल जो केसेस हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, डॉक्टरी एडवाइस ले रहे हैं, या फिर एसिम्प्टोमेटिक समझकर खुद से डॉक्टरी करने लग रहे हैं? हाँ, अभी तो जो सिम्टम्स है वो बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि बहुत से लोगों में केवल बुखार आता है, बहुत से लोगों में हल्की सी सर्दी और खांसी हुई और उसके बाद फिर ठीक भी हो जाता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि गले में खराश हुआ, 2-3 घंटे के लिए गले में खराश होता है और फिर ठीक हो जाता है। तो ये सिम्टम्स तो इस वाले ओमिक्रॉन में बहुत ही कम है। ये अच्छी बात है कि सिम्टम्स कम है, लेकिन इसका स्प्रेड बहुत ही फास्ट है, इसलिए ये थोड़ा सा खतरनाक है। बाकी जो भी इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक्स और जो भी मेडिसिन हैं वो दी जाती है। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते भी नहीं है, और खुद से सब लोग को चूंकि पता ही है फीवर है तो क्रॉसिन लेना है, या जो एंटीबायोटिक्स है, चूंकि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स में इतने लोगों को कोरोना हुआ तो दवाई सबको पता ही है, एजिथ्रोमाइसिन और ऑगमेंटिन ये सब लोग लेते हैं। तो बहुत से लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो बहुत ही कम है कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स। सेकेंड वेव्स में तो आपको पता ही है बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट करने की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इस बार में तो बहुत ही कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो वायरस है वो ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है। लगातार पटना एम्स की बात करेंगे या IGMS की बात करेंगे, PMCH, NMCH या तमाम जो आइसोलेशन सेंटर है या अस्पताल है, वहां से एक रिपोर्ट जो सामने आती है राज्य स्वास्थ्य समिति या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें सुकून इस बात से है कि ICU में पेशेंट कम है, या जो ऑक्सीजन लेवल जो डाउन होता था 93 से नीचे होता था वो इस बार नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत की बात सामने नहीं आ रही है, तो एक अच्छा ये चीज़ है। लेकिन डॉक्टर बीना रंजन, साइड इफेक्ट का कितना डर होता है, खासकर ऐसे लोग जिनको जानकारी सिर्फ इस बात की है कि इसमें कौन सी दवा पड़ती है, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों या फिर बच्चे हों, उनको एक ही तरह की दवा देना शुरू कर देते हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्राइब, और निश्चित रूप से ये खतरनाक हो सकता है एडल्ट को भी, बच्चों को भी, बुजुर्ग को भी। ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि डोज कितना होना चाहिए बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए कितना और युवा के लिए कितना? जी
देखिए, देखा जाता है ना कि आमतौर पे किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है तो ओटीसी काउंटर, मतलब काउंटर से जाके दुकान वाले से लोग दवा पूछ के दवा ले लेते हैं। बड़ों में कुछ हद तक बातें जायज़ भी दिखती है कि चलो डोज का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को हम लोग जैसे ही दवा देते हैं उनके बॉडी वेट के अनुसार से हमको कैलकुलेट करना होता है। ये बात तो लोग आम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक टैबलेट है, उसका आधा बच्चे को खिला दिया, उससे भी छोटा उसको भी आधा खिला दिया, तो क्या होगा कि अगर ड्रग की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत दिखने लगते हैं, जिससे बच्चों में खास करके ये समस्या हम लोग पास आती है कि हमने ये दवा खिलाया था, शरीर में ये रैसेस लेके अपीयर होने लगे। कितना खिलाया था भाई? तो इतना खिलाया। कौन बताया? तो दवा के दुकान ने हमको बताया था। तो ऐसे लोगों से मेरा ये अपील होगा कि खास करके बच्चों के बारे में अगर बात की जाए तो सतर्क रहें, बिना अपने डॉक्टरी परामर्श की। आपको दवा की ज़रूरत भी है कि नहीं, अगर ज़रूरत है तो एप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब डोजिंग के साथ आपको लेना है। क्या कभी कभी क्या होता है कि बच्चा गर्म है और उन्होंने दवा दे देते हैं लोग। ये जानना है कि गर्म होना और बुखार होना दोनों अलग है। आपको टेम्परेचर लेना है, किस टेम्परेचर के बाद दवा देनी है, दवा देनी है तो टाइट्रेट करके कितना, किस डोज में देना है। तो ऐसे लोगों से मेरा अपील होगा। डॉक्टर विनय, हम चाहें कि वैसे लोगों को आप ये जरूर सजेस्ट कर दें कि किस एज ग्रुप में जो है कितना डोज जरूरी है, वेट कितना महत्व रखता है? वेट खास करके 15 से नीचे बच्चे, अगर 15 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं, उसमें आपको खासा ध्यान रखना होगा बॉडी वेट का, क्योंकि हर बच्चा का लंबा एज के अनुसार से आप दवा नहीं दे सकते। तो एक कैलकुलेट करना होता है। 15 साल में तक के बच्चों में आपको अप्रोप्रिएट बॉडी वेट के अनुसार देना है। जब जैसे ही एडल्ट 16 साल से एबव हो जाते हैं तो एडल्ट वाली दवा भी उनको कुछ हद तक मात्रा में दी जा सकती है। बिल्कुल। वेट कितना होना चाहिए? चूंकि जो दवा दी जा रही है ना, उनको जानकारी ये नहीं होती है कि हम 5 साल से 10 साल के बीच में इतना डोज दें, हाँ। 10 से 15 साल में कितना डोज दें, और वेट कितना होना चाहिए। चूंकि हम एज बार पूछना चाहते हैं कि 5 से 10 में वेट कितना होना चाहिए, कितना डोज पड़ना चाहिए, 10 से 15 में कितना, चूंकि 15 से नीचे का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। जी देखिए, क्या है, हर दवा का डोज दवा के अनुसार से बदलते जाता है। इस फ्लू लाइक सिम्टम्स में हम लोग जो कॉमनली दवाई यूज़ करते हैं कौन सी होती है? पैरासीटामोल होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स होती है और कफ सिरप होती है। ये 3 दवा का ही रोल है इस फ्लू लाइक सिम्टम्स कोरोना में। तो पहला की बात करें हम पैरासीटामोल की, जैसे ही बच्चे अगर 30 के राउंड में हो जाते हैं तो उनको फूड एडल्ट वाली पैरासीटामोल की 500 की गोली दे सकते हैं। 15 के आसपास हों तो उनको आधा डोज दे सकते हैं। अगर 15 से नीचे है तो उनको सिरप में टाइट्रेट करके देना होगा। रही बात कफ सिरप की, तो जैसे ही 15 साल से एबव है तो एडल्ट वाली डोज दीजिए, नीचे हैं तो आधा डोज करके दे सकते हैं। एक जनरल ये फार्मूला नहीं है, बस एक रफली बताया बिल्कुल। जा देखिए सकता है। डॉक्टर विनय कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको भी इसको आत्मसात करना होगा। अगर आप बच्चों को बिना डॉक्टरी सलाह का दवा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का वजन कितना है, एज के मुताबिक जो है क्या डोज होनी चाहिए। तो ये तमाम जानकारियां आपको मिल रही है, निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएंगे। डॉक्टर श्वेता, अभी जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, खासकर 15 से नीचे को वैक्सीन दिया भी नहीं जा रहा है, तो वैसे बच्चे घर में रह रहे हैं, जो पेरेंट्स होते हैं खासकर कैसे ध्यान रखें? क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा होता है, बाहरी जो प्रवेश होता है, खासकर जो बड़े होते हैं बाहर से अंदर आते हैं और बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो बच्चों में भी क्या एसिम्प्टोमेटिक लक्षण पाए जा रहे हैं या सिर्फ एडल्ट में ही देख रहे हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों में भी एसिम्प्टोमेटिक लक्षण देखे जा रहे हैं। माइल्ड से लेकर के मॉडरेट तक की बीमारियां भी जो है कोविड को लेकर के बच्चों में देखी जा रही हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर डोजिंग के हिसाब से, जैसा कि डॉक्टर विनय ने बताया, उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है प्रिकॉशंस की, तो सबसे पहले ये कई बार बोला गया है कि आप एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बना करके रखे हैं पिछले 2 सालों से, कि बाहर से जब भी आप आए अपने आप को डिसेंसिटाइज करिए। तो एक एरिया अपना बना के घर में रखिए कि आप जो है सबसे पहले अपने आप को वहाँ पे डिसेंसिटाइज करिए, तभी आप बच्चों के संपर्क में आइए। और बच्चों को सबसे पहले उसमें बोला जाता है कि बाहर एकदम नहीं निकलने देने के लिए, और भीड़ भाड़ वाली जगह, या अभी जैसे कि स्कूल्स बंद हैं तो कई बार पेरेंट्स जो है बोलते हैं कि चलो बच्चों को पार्क घुमा के ले आए, या मार्केट घुमा के ले आए, या रेस्टोरेंट वगैरह। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप बच्चों को जितना हो सके घर में रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचाइए, लोगों के संपर्क में आने से बचाइए। सिर्फ एडल्ट ही नहीं, दूसरे बच्चों से भी उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, और यही कारण है कि स्कूल्स वगैरह बंद किए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अभी के सिनेरियो में। बिल्कुल, ये जरूरी भी है और ऑनलाइन क्लास कराइए, लेकिन बच्चों
को प्रॉपर केयर कीजिए आप। ऋतु, अभी पहली और दूसरी लहर में हर किसी ने देखा है कि सैनिटाइजर की किस तरह से डिमांड बढ़ गई थी, और सैनिटाइजर के साथ साथ जो ग्लव्स, हैंड ग्लव्स बिना लगाए वो भी लोग ड्यूटी नहीं करते थे, बाहर नहीं निकलते थे। इस बार आप क्या देख पा रहे हैं? सैनिटाइजर, चूंकि जीएम रोड में आपने रिपोर्टिंग कई बार किया है, तो जीएम रोड में जो मंडी है, खासकर दवा की मंडी, वहाँ पर सैनिटाइजर किस तरह से खपत हो रहा है, और हैंड ग्लव्स लगाए हुए लोग नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, सैनिटाइजर की बिक्री तो बढ़ गई है, लेकिन जो हैंड ग्लव्स है वो मुझे नज़र नहीं आया है। उसकी भी एक वजह है क्योंकि ओमिक्रॉन जो है, लोगों को इस तरीके से इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची है कि इसकी जो डिग्री है इम्पैक्ट की, उस तरीके का नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये एक लापरवाही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उस तरीके का माहौल नहीं है डर का, या उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं है ओमिक्रॉन का जिस तरीके का डेल्टा वेरिएंट का था, तो वो थोड़े से लापरवाह हैं। थोड़ा सा सैनिटाइजर यूज कर लिया और हो गया। हैंड ग्लव्स और जिस तरीके से हम पीपीई किट की डिमांड देख रहे थे पहली और दूसरी लहर में, उस तरीके का मुझे कुछ नजर नहीं आया। अच्छा पॉइंट आपने दिया है पीपीई किट। हम डॉक्टर अमित कुमार से बात करते हैं। डॉक्टर अमित, एज ए डॉक्टर क्या देख रहे हैं? क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जहां भी आप देखते होंगे, अस्पताल में खासकर आप ड्यूटी करते होंगे, तो विदाउट पीपीई किट और हैंड ग्लव्स के आप ड्यूटी नहीं करते हुए पाए जा रहे होंगे, या फिर जो डॉक्टर हैं वो नहीं कर रहे होंगे। इस बार पीपीई किट लगाए हुए डॉक्टर कम नजर आ रहे हैं, टेस्टिंग सेंटर पर कम नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और दूसरा, सैनिटाइजर बिना लगाए हुए क्या कोरोना से बचा जा सकता है? तीसरा, बिना हैंड ग्लव्स लगाए हुए भी हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं? ये तमाम बिंदुओं पर जरूर जानकारी दीजिए। हाँ, इसमें पीपी किट अभी लोग डॉक्टर्स ने बहुत कम यूज किया है। मैंने भी देखा है प्राइवेट क्लिनिक सब में भी लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक मेन कारण है कोरोना फैलने का। पीपी किट एक्चुअली ये कोरोना से बचाव डेफिनेटली करता है। ग्लव्स भी इसमें शामिल रहता है और वो भी कोरोना से बचाव करता ही है। क्योंकि अभी हम लोग इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसलिए पीपी किट, और चूंकि ये ज़्यादा सीरियस नहीं है इसलिए ज़्यादा लोग पीपी किट नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन पीपी किट यूज करने से और ग्लव्स यूज करने से निश्चय ही इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ग्लव्स और पीपी किट यूज करना चाहिए अगर हम किसी कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं तो। और जहां तक बात रही सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर तो एक हाथ साफ करने की जरूरत है। कभी भी हम कुछ अगर छूते हैं उसके बाद किसी और व्यक्ति को छूते हैं या कुछ, तो उसके पहले सैनिटाइज करना ही चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का जो स्प्रेड होता है वो रुकता है। तो लेकिन अगर आप ग्लव्स पहने हैं, सैनिटाइज यूज कर रहे हैं, तो स्प्रेड को रोका जा सकता है। इसलिए ये सब चीजें अभी भी कामयाब हैं और बिल्कुल जरूरी है, लोगों को यूज करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अमित दे रहे हैं। और हम डॉक्टर विनय से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 48 घंटे में जो आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है, डिक्रीजिंग जो सिचुएशन है वो दिख रहा है। लेकिन चूंकि फोरकास्टिंग टाइप का ये सवाल हो जाएगा, बावजूद एज ए डॉक्टर आप इसको जानकारी इसकी दे सकते हैं। डॉक्टर बिना क्या लग रहा है, जो थर्ड लहर है, खासकर तीसरी लहर है, उसकी पिक जो है, क्या लग रहा है, क्या संभावना है कि पिक आने वाला है या फिर पिक निकल चुका है? देखिए, जहाँ तक पिक की बात करते हैं तो हमने कुछ ओवरऑल बात करनी होगी हमको। तो ओवरऑल अगर हम कुछ स्टेट की बात करें, खास करके जैसे हमने पहले बोला था दिल्ली की बात करें, जिसमें इन्फेक्टिव रेट काफ़ी ज़्यादा थी, 30 के राउंड थी। कल से हमको ये रेट्स घटता हुआ 27 के आसपास दिख रहा है। डेट मीन्स ये एक तरह से अंदाज़ा लगाया सकता है कि वहाँ पिक आ चुका है, पिक के पास ही डिक्लाइन आता है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, केसेस बढ़ती हैं और एक पिक आता है। पिक के बाद केसेस को धीरे धीरे डिक्लाइन और धीरे धीरे कम होना चालू होता है। तो कुछ स्टेट्स की बात करें जहाँ पर पिक ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। बिहार की बात करें तो अभी भी हमारे पास केसेस तो घट रहे हैं, लेकिन हमें पीक का अंदाजा हम लोग अभी नहीं लगा। बिल्कुल डॉक्टर श्वेता, क्या लग रहा है ये जो वायरस है, इसकी जो खासकर जो एक्टिविटी है, साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ ओमिक्रॉन और पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं कहर बरपा रहा है। हालांकि मौत के आंकड़े कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमको डराए, लेकिन सावधानी जरूरी है। डॉक्टर श्वेता क्या कहेंगी, जो वायरस है इसको देखकर क्या लगता है कि अब फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में भी एक डर बना रहेगा, या फिर लग रहा है कि जनवरी में सब कुछ अब वायरस वगैरह का नाम मिट जाएगा? नहीं, अभी भी हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन का जो है पीक वो समाप्त हो गया है।
इनफैक्ट मार्च अप्रैल में तो एक सीजनल फ्लू का भी जो है पीक रहता है, तो उस टाइम में हो सकता है कि ये उस दौरान फिर से बढ़े, या फिर ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक नया स्ट्रेन भी हमारे सामने आ जाए। सो हमें इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि अब कोई पीक नहीं आने वाला है या अब कोई वेव नहीं आने वाली है। अभी भी जो है स्पेकुलेशंस है कि नए नए तरह के वेरिएंट, जैसे अभी फिलहाल में ही डेल्टा क्रॉन एंड अदर वेरिएंट्स वगैरह की भी बात हो रही है विश्व में, और लोग जिस हिसाब से आना जाना अब कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो है थोड़ी बहुत जो चल रही हैं, उसकी वजह से भी जो है ये विदेशों से भी यहाँ पे आ सकते हैं, या यहाँ के जो नए वेरिएंट्स या नए म्यूटेटेड वायरसेस हैं वो विदेशों में जा सकते हैं। बिल्कुल विदेशों में जा सकते हैं। ये वायरस को भी समझ पाना बहुत मुश्किल है, और दुनिया भर के जो चिकित्सक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लगातार इस पड़ताल में जुटे हुए हैं। ऋतु, अभी जिस तरह से IGIMS का एक मामला सामने आया था कि जब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई सामने, उसमें से 31 में 27 ओमिक्रॉन, लेकिन बाकी जो डेल्टा, और एक ऐसा केस सामने आया था जिसको डॉक्टरों ने कहा ये डेल्टा क्रॉन है, यानी ना तो वो ओमिक्रॉन था ना ही वो डेल्टा था। हालांकि पता चला कि वो मरीज स्वस्थ है और उसके बाद वो खतरे से बाहर है, उसमें वायरस की जो क्षमता है काफ़ी कम है। आपने भी सुना हुआ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, और क्योंकि कोरोना जो है इसका जो म्यूटेटिंग जो एक नेचर है, जिसकी वजह से किसकी बॉडी में किस तरीके से उसका असर है और किस तरीके से उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे कि किस में कौन से सिम्टम्स हैं और कौन से वेरिएंट जो हैं किसकी बॉडी में किस तरीके से एक्टिव है। तो बेसिकली जो हमें समझने की सबसे पहले जरूरत है कि हम अपने सिम्टम्स को देखें, और बिल्कुल अपने सिम्टम्स को देखें, और यही वजह है कि जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन हो या फिर डेल्टा हो, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 आपके लिए खास कार्यक्रम हेलो एक्सपर्ट ला रहा है, और हम यही अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाकर कोरोना से बचाव कीजिए। नमस्कार।